हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ थ्री फेज। सबसे पहले हम देखेंगे थ्री फेज मशीन या फिर थ्री फेज सिस्टम सिंगल फेज से कैसे बेहतर है। पहला है हाई एफिशिएंसी। दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके पास एक थ्री फेज मोटर है और एक सिंगल फेज मोटर है और दोनों का कैपेसिटी मान लीजिए 5 एचपी है, तो उस केस में थ्री फेज मशीन या थ्री फेज मोटर की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो सबसे पहली बात है एफिशिएंसी, जिसे हम कई बार रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट कहते हैं। जितना हम इनपुट पावर देते हैं उसके रेफरेंस में हमको जितना आउटपुट पावर मिलता है वो थ्री फेज मशीन में ज्यादा होगा। एफिशिएंसी विल बी हायर इन केस ऑफ थ्री फेज। लेस कॉपर यूटिलाइजेशन फॉर द सेम कैपेसिटी। अगर हम थ्री फेज मशीन की बात करें तो जब भी मान लीजिए हमने अगेन 5 एचपी का एक सिंगल फेज मोटर बनाया और 1 एच सिंगल फेज के बाद थ्री फेज बनाया, तो थ्री फेज मशीन सेम कैपेसिटी का अगर है तो उसमें कॉपर कम यूज होगा, सिंगल फेज मशीन में ज्यादा यूज होगा और थ्री फेज मशीन में कम होगा। प्रेशर साइज फॉर द सेम रेटिंग। इसका मतलब अगर मान लीजिए हमने एक मशीन बनाया है, उसका कैपेसिटी है इतने ही कैपेसिटी का, अगर हम थ्री फेज मशीन बनाते हैं तो थ्री फेज मशीन की ओवरऑल साइज उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका कॉपर भी कम जा रहा है दोस्तों। इस वजह से उसका फ्रेमिंग वगैरह कम हो जाएगा, इंस्टॉलेशन उसमें कंपेयर में हमको कम लगाना पड़ेगा। इसी वजह से हमको जो थ्री फेज मशीन मिलेगा उसका साइज कम मिलेगा। लेस कॉस्ट फॉर सेम रेटिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट पूरा प्राइस ड्रिवन है, मनी ड्रिवन मार्केट है। तो अगर हम थ्री फेज मशीन प्रोड्यूस करते हैं तो उसका ओवरऑल कॉस्ट कम आएगा। तो वो एक बड़ा बेनिफिट है। उसमें कॉपर का यूटिलाइजेशन, अदर एसेसरी का यूटिलाइजेशन, सब सारे जो उसके सेगमेंट्स रहेंगे वो सारे सेगमेंट्स में हमको फाइनेंशियली बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमको अगर कोई प्रोडक्ट या कोई प्रोसेस पे काम करना है और मशीन अगर सिलेक्ट करनी है तो वी हैव टू गो फॉर थ्री फेज, अगर बहुत ज्यादा लोड है तो। अदरवाइज कम लोड पे आप सिंगल फेज पे चल सकते हो। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। सिंगल फेज में दोस्तों अल्टरनेटिंग फील्ड होता है और यहाँ पे आपको रोटेटिंग फील्ड होता है। इसका मतलब सिंगल फेज पे आपको अगर याद हो तो हमने कुछ लेक्चर्स में फैन की बात की थी। फैन में जो मोटर है तो उसमें हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं जिसकी वजह से फैन स्टार्ट हो जाए, उसको स्टार्टिंग टॉर्क मिलना चाहिए। तो थ्री फेज में दोस्तों ये रोटेटिंग फील्ड है, इसका मतलब तीनों फेज में डिफरेंस लेता है। इस वजह से वो जो मोटर है अपने आप घूमती है। उसको शुरुआत में जब सप्लाई ऑन होता है तब मोटर को रोटेट करने में हमको किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अभी ट्रांसमिशन लाइन की बात करते हैं। फॉर ट्रांसमिशन लाइन मोर कॉपर यूज्ड फॉर सेम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन इन सिंगल फेज कंपेयर टू थ्री फेज। दोस्तों, हमको ट्रांसमिशन लाइन पता है, हमने देखी है काफी सारी ट्रांसमिशन लाइन रास्ते में आ रही है। तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि थ्री फेज अगर मशीन है, आप ट्रांसमिशन लाइन है आपका, तो उस थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में मान लीजिए आपको 10 मेगावाट पावर ट्रांसफर करना है, तो आप सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन यूज करो या फिर थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन यूज करो। तो थ्री फेज लाइन यूज करने की वजह से अगर 10 मेगावाट या फिर कुछ भी आप अमाउंट ले लीजिए, 10 मेगावाट पावर ट्रांसफर करना है, तो सिंगल फेज में ज्यादा कॉपर जाएगा और थ्री फेज ट्रांसमिशन लाइन में ओवरऑल कम कॉपर जाएगा। इसका मतलब आपका पैसा बचेगा और आप उसको यूज अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों, इसी वजह से हम लोग थ्री फेज पढ़ते हैं। सिंगल फेज हमने बेसिक सारा देख लिया है आगे। तो यही इस लेक्चर में हम लोग थ्री फेज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देखेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये तीन कॉइल है, तीनों को एक दूसरे से 120 डिग्री रखी हुई है और इसको मैं एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। कब? मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं या वहां कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और फिर उसको एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए हम लोग रोटेट करते हैं, तो हमको जो वेवफॉर्म मिलेगा वो वेवफॉर्म कैसे मिलेगा दोस्तों? ये मान लीजिए आर फेज है, तो वाई फेज आर फेज का जो इक्वेशन आएगा, मान लीजिए ई इज इक्वल टू ई एम ए साइन ओमेगा टी।
जहां पे हमको पता है ये जो EMA है आपका, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी हमारा वेव का कैरेक्टरिस्टिक है, ये साइन वेव है। इसलिए मान लीजिए ये बी वेव है और ये 120 डिग्री से पीछे चल रहा है, तो इसका इक्वेशन आएगा ई एम बी साइन ओमेगा टी माइनस 120। और थर्ड वेव मान लीजिए वाई है, येलो है, वाई फेज है, तो ये मान लीजिए है साइन ओमेगा टी माइनस 240। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 120 डिग्री डिफरेंस पे अगर कॉइल रख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो 120 डिग्री डिफरेंस पे आएगा। तो 120 120 120 पूरा 120 से आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये 120 है और ये 60, 180 और ये 200। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है ये जीरो है, तो ये साइन ओमेगा टी है। इससे 120 डिग्री के बाद में ये सेकंड फेज आएगा, वो 120 डिग्री के बाद में, और उससे 120 डिग्री, ये 120 है तो ये 240 है दोस्तों। तो 240 में हमको मिलेगा यहाँ पे वाई फेज। तो इसी प्रकार जब हम थ्री फेज कॉइल को या तीन कॉइल को 120 डिग्री पे रख के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमको इस प्रकार वेवफॉर्म मिलेंगे। यहाँ पे मैंने नोमेनक्लेचर ई ए ई बी ई सी दिया है, आप आर वाई भी ले सकते हो, ई आर ई वाई ई भी ले सकते हो, यू वी डब्ल्यू ले सकते हो, 1 2 3 ले सकते हो। तो इसी प्रकार फील्ड में भी काफी सारे नोमेनक्लेचर चलते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे थ्री फेज जनरेट होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमको क्या ऑब्जर्व करना है, ई ए ई बी एंड ई सी आर एम एस वोल्टेज। जो हमारा इक्वेशन का मेन जो है वो ई ए इज इक्वल टू ई एम ए साइन ओमेगा टी। आगे हमने जो देखा दोस्तों, ये ई है हमारा आर एम एस वोल्टेज है, और तीनों की वैल्यू सर की है, ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी, तीनों सेम रहेगा, सेम वैल्यू रहेगा। द कॉइल्स आर रोटेटिंग एट द स्पीड ओमेगा। आपकी जो कॉइल है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहेगा रेडियन पर सेकंड। इन प्रैक्टिस अल्टरनेटर जनरेट थ्री फेज ईएमएफ। हमारा जो इंडस्ट्री में हम लोग पावर प्लांट में वगैरह में जनरेटर यूज करते हैं, तो वो सारे जनरेटर थ्री फेज हम लोग यूज करते हैं, तो थ्री फेज अल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। दोस्तों आपको एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि हाउ थ्री फेज ईएमएफ इज जनरेटेड, तो आपको पूरा ये एक्सप्लेन करना है। थ्री फेज आर्मेचर इज केप्ट ऑन रोटर एंड रोटेटेड बाय प्राइम मूवर इन स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। हमको किस आर्मेचर को रखना है, अगर कॉइल रख दी आर्मेचर में सेट करी, तो उसको घुमाने के लिए हमको प्राइम मूवर लगाना पड़ेगा, तभी वो घूमेगा और फिर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अभी हम देखेंगे कि ये तीनों मैंने बोला बैलेंस है। बैलेंस का मतलब तीनों का वेक्टर सम जीरो होगा। तो सम ऑफ थ्री फेज हम देखेंगे। वेक्टर सम माने कोई एक फेज ज्यादा नहीं है, एक फेज कम नहीं है, तीनों में हमने सिमिलर वाइंडिंग लिया है, तो इस वजह से ओवरऑल आपको उसका इफेक्ट मिलेगा। लेकिन तीनों का वेक्टर सम कोई अलग ग्राउंड से बाहर नहीं जाएगा, तो तीनों का वेक्टर सम जीरो होगा, वो हम मैथमेटिकली यहाँ पे देखेंगे। EA is equal to EM A sin omega t, EB is equal to EMB sin omega t minus 120 और EMC is equal to और EC is equal to EMC sin omega t minus 240। तीनों का सम लेते हैं, तो तीनों का सम में यहाँ पे हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, और तीनों वैल्यू हमारे कॉइल है सेम कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स की है, तो हम EM लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड कह लीजिए, पिक वैल्यू कह लीजिए। तो यहाँ पे EM सेम आएगा तीनों में, तो ये होगा EM कॉमन निकालने के बाद साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 120 प्लस साइन ओमेगा टी माइनस 240। तो ये हो गया। तो अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। साइन ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इसी प्रकार यहाँ सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। कॉस 120 का 0.5 होगा, साइन 120 का 0.866 होगा। आप दोस्तों कैल्सी का यूज कर पाते हो, आप मैथ्स की एग्जाम में कैल्सी नहीं यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे आप कैल्सी यूज कर पाओगे। और आपको याद भी अगर रखना है तो आप याद भी, जैसे cos 90 प्लस 30 है तो sin 30 ये 0.5 आ जाएगा, आप उसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिली। अब इसको ऑब्जर्व करते हैं दोस्तों, अच्छी तरह से ऑब्जर्व कीजिए। तो माइनस साइन इंटू 0.5 माइनस साइन इंटू 0.5 साइन ओमेगा टी हो गया,
माइनस साइन ओमेगा टी हो गया, तो माइनस साइन ओमेगा टी और प्लस साइन ओमेगा टी कैंसिल हो गया, और ये टर्म है cos ओमेगा टी इंटू 0.866 माइनस में है, और लास्ट वाला टर्म है cos ओमेगा टी इंटू 0.866 प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मैथमेटिकली हमने साबित किया, यहाँ पे प्रूव किया कि ये जो थ्री फेज वेवफॉर्म है, इसमें अगर तीनों फेज का हम सम लेंगे तो इसका वेक्टर सम मैथमेटिकली वी कैन प्रूव दैट इट इज जीरो। तो इसका मतलब ये नहीं है उसका वैल्यू जीरो है, उसका इफेक्ट जो है कोई एक फेज सर्कल से बाहर जाके निकल नहीं जाता है, इसका ये मतलब हुआ दोस्तों। अभी हम सेकंड मेथड देखते हैं। बाय एडिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू द सम विल बी जीरो, वेक्टर सम जीरो होना चाहिए। देखिए ये हमारे तीनों हमको पता है, तीनों जो फेज है उसमें वोल्टेज है 120 डिग्री से डिफरेंस से है, ई ए ई बी ई सी आपको यहाँ पे दिखता है। तो अगर हम वेक्टर सम करेंगे तो हमको इस प्रकार मिलेगा, ये अल्टीमेटली इट विल शो जीरो। ये यहाँ पे कुछ मैथमेटिकली नहीं है, ये ग्राफिकली है, तो इसको आप कह सकते हो कि ये वेक्टर सम आपका जीरो हो गया। और थर्ड मेथड देखते हैं दोस्तों, इसमें हम ये को रेफरेंस लेंगे। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन किया था, यहाँ पे हम ये को रेफरेंस लेंगे। तो इसका मतलब ओमेगा टी को ये के लिए जीरो लेंगे, तो ये cos ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, टी की वैल्यू जीरो लेंगे, इसका वैल्यू आया ये। ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ पे जीरो, ओमेगा टी माइनस 120 था, उसके बजाय यहाँ पे ओमेगा टी जीरो आएगा, तो cos ऑफ माइनस 120 प्लस जे साइन ऑफ माइनस 120। तो साइन हमारा कॉस है, cos ऑफ माइनस 120 माइनस 0.5 आएगा, और साइन ऑफ माइनस 120 माइनस जे 0.866 आएगा। इसी प्रकार इसी में हम लिख सकेंगे, और t इज इक्वल टू जीरो लिखा है तो डायरेक्ट एंगल है वही आएगा यहाँ पे, तो इसका वैल्यू आएगा इसी माइनस 0.5 प्लस जे 0.866। तो तीनों का सम करते हैं दोस्तों। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, आपको मैथ्स में ये पता होगा ऐसा हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं, और यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। और दोस्तों आपको पता है ई ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ई सी है, मैक्पिक वैल्यू तीनों वेव का सेम है, तो उसको हम ई ए लिख देते हैं। तो ई ए को कॉमन निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए माइनस जे 0.866 प्लस जे 0.866 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 0.5 और 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल होगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी जीरो। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा थ्री फेज ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होता है, थ्री फेज मशीन की बेनिफिट क्या रहेंगे, और थ्री फेज में हमारा जो वेक्टर सम है, तीनों वोल्टेज का वेक्टर सम जीरो कैसे होता है, हमने तीन अलग अलग मेथड से देखा। आई होप आपको पता चला होगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।